नमस्कार दोस्तों, मैं रिजवान सर उत्कर्ष अकादमी सुल्तानपुर में आप सभी प्रतियोगी बंधुओं का तहे दिल से हार्दिक स्वागत नंदन अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसे कि अपना जो सीरीज चल रहा है उत्तर प्रदेश विशेष पर, उसी सीरीज उसी सेशन को आगे हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। 2 पार्ट आ चुका है दोस्तों। अगला जो पार्ट है पार्ट 3 के रूप में आपको प्रोवाइड करने चल रहा हूँ। दोस्तों, कल आप लोगों ने देखा था प्यारे बच्चा इतिहास, उत्तर प्रदेश का इतिहास हम लोग देख रहे थे। इतिहास 3 काल होते हैं इतिहास के प्यारे बच्चा, आपको बताए थे प्यारे दोस्तों। एक जो काल होता है प्राग ऐतिहासिक काल, एक होता है आदि ऐतिहासिक काल, एक होता है ऐतिहासिक काल। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताया था प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में। प्राग ऐतिहासिक काल ऐसा काल होता है प्यारे दोस्तों जिसमें पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त होते हैं लेकिन लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त होता है। उसको हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। दोस्तों, जस्ट सेकंड नंबर पर जो आता है बच्चा आदि ऐतिहासिक काल आता है। दोस्तों, आदि ऐतिहासिक काल में पुरातात्विक साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं, लिखित साक्ष्य भी हमें मिलते हैं, लेकिन जो लिखित साक्ष्य हमें मिलते हैं उनको हमने पढ़ने में सफलता नहीं मिल पाई है दोस्तों। और तीसरा जो काल है प्यारे बच्चा वो ऐतिहासिक काल होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य भी प्राप्त होता है, पुरातात्विक साक्ष्य भी प्राप्त होता है, और यहाँ पर लिखित साक्ष्य जो मिलता है दोस्तों उसको हमें पढ़ने में सफलता मिल चुकी है। तो 3 काल आपको बताया था दोस्तों कल की क्लास में। आज उसी सेशन को आगे हम लोग कंटिन्यू रखना चाहते हैं। तो मेरे दोस्तों, सबसे पहले तो हम लोग यही देखेंगे उत्तर प्रदेश का इतिहास, यही हम लोगों को देखना है, उत्तर प्रदेश का इतिहास। बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है आज का प्यारे दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों, आप हेडिंग बना लीजिएगा उत्तर प्रदेश का इतिहास। ठीक है दोस्तों, इतिहास कल हम बताए थे दोस्तों 3 काल होते हैं। फिर से उस बात को हम लोग रिपीट नहीं करेंगे, लेकिन आपको ये समझना है, जो आपकी हेडिंग होगी प्यारे दोस्तों ये होगी कि पुरातात्विक स्थल जो खुदाई के समकालीन प्राप्त हुए हैं उस पर हम लोग बात करेंगे, वो भी खासकर उत्तर प्रदेश के। तो हेडिंग बना लीजिएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश कि वे स्थल जो पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में मिले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखूंगा सिंधु सभ्यता में प्यारे दोस्तों, सिंधु सभ्यता में प्यारे दोस्तों, सिंधु सभ्यता में उत्तर प्रदेश के जो पुरातात्विक स्थल मिले हैं उनका नाम हम लोग जानना चाहेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले मैं नाम अगर रख दूं दोस्तों तो आलमगीरपुर सिंधु सभ्यता में पुरातात्विक जो स्थल मिला दोस्तों आलमगीरपुर जो प्यारे बच्चा मेरठ में है। कहाँ दोस्तों? मेरठ में है और हिंडन नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे प्यारे दोस्तों? तो हिंडन नदी के किनारे उत्तर प्रदेश का पुरातात्विक स्थल मिला दोस्तों सिंधु सभ्यता में। आपसे पूछेगा सिंधु सभ्यता में उत्तर प्रदेश का पुरातात्विक स्थल प्यारे दोस्तों, तो आप बताइएगा आलमगीरपुर मेरठ में है दोस्तों, हिंडन नदी के किनारे ये पुरातात्विक स्थल मिला है। सर इसके अलावा भी कुछ मिला है सिंधु घाटी सभ्यता में। तो दोस्तों इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे तो बड़गांव को ना भूलिएगा प्यारे दोस्तों, बड़गांव। इसके अलावा हुलास, बड़गांव एवं हुलास 2 पुरातात्विक स्थल हैं प्यारे दोस्तों सिंधु सभ्यता में, और दोनों जो स्थल हैं मेरे दोस्तों सहारनपुर में है। कहाँ दोस्तों? सहारनपुर। तो इस प्रकार आप कॉपी पेन लेकर नोट डाउन कर लें दोस्तों। सिंधु सभ्यता के तहत उत्तर प्रदेश के पुरातात्विक स्थल आलमगीरपुर, मेरठ, हिंडन नदी के किनारे। और मेरे दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए ये आलमगीरपुर जो है दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी बिंदु है, ये आपको पता होना चाहिए। नोट में इस बात को लिख लीजिएगा दोस्तों, नोट डालकर इस बात को लिख लीजिएगा। आलमगीरपुर सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी बिंदु है दोस्तों, सबसे पूर्वी बिंदु है। ठीक है प्यारे दोस्तों,
सिंधु घाटी सभ्यता के तहत उत्तर प्रदेश के जो पुरातात्विक स्थल हैं आलमगीरपुर, मेरठ, हिंडन नदी के किनारे, इसके अलावा बड़गांव एवं हुलास सहारनपुर में है प्यारे दोस्तों। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आलमगीरपुर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी बिंदु है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इस बात को आप नोट में लिख लीजिएगा दोस्तों। ये तो रहा सिंधु घाटी सभ्यता के तहत। उसके बाद ऐतिहासिक काल में एक युग होता है प्यारे दोस्तों, जिसको हम लोग लौह युगीन के नाम से जानते हैं। जब मानव आधुनिक होकर लोहे की खोज की प्यारे बच्चा, तो काल लौह युगीन काल के नाम से जाना गया। अब लौह युगीन काल में उत्तर प्रदेश के वे कौन से स्थल हैं जो पुरातात्विक स्रोतों के तहत आते हैं दोस्तों, ये हम लोगों को सीखना है। सिंधु घाटी सभ्यता में आलमगीरपुर आपको ध्यान रखना है, बड़गांव एवं हुलास को ध्यान में रखना है। इसके अलावा प्यारे दोस्तों, अगर हम लोग देखें लौह युगीन काल में, लौह युगीन काल में प्यारे दोस्तों उत्तर प्रदेश के पुरातात्विक स्थल कौन कौन से हैं, ये आपको अच्छे से समझना है प्यारे दोस्तों। लौह युगीन काल में उत्तर प्रदेश के कौन कौन से स्थल हैं, इसको हम लोगों को देखना है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्यारे दोस्तों हस्तिनापुर। मेरे दोस्तों हस्तिनापुर कहाँ पर है मेरे दोस्तों? हस्तिनापुर मेरठ में है। हस्तिनापुर के अलावा प्यारे बच्चा एक स्थल और है प्यारे दोस्तों जो एटा में है, उसका नाम है अतरंजी खेड़ा प्यारे बच्चा। ये कहाँ है मेरे दोस्तों? तो एटा में है। कहाँ दोस्तों? एटा में। इसके अलावा अगर बात कर लिया जाए तथा काशी दोस्तों आप जानते हैं बनारस या वाराणसी। ये प्यारे दोस्त लौह युगीन काल के उत्तर प्रदेश के पुरातात्विक स्थल हैं, विशेष ध्यान रखना है। हस्तिनापुर, मेरठ, अतरंजी खेड़ा, एटा, काशी, बनारस। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन यहाँ से एग्जामिनर पूछता है कि लौह युगीन काल में उत्तर प्रदेश के पुरातात्विक स्थल कौन है दोस्तों? तो हस्तिनापुर, मेरठ, अतरंजी खेड़ा, एटा, काशी, बनारस। ये लौह युगीन काल के उत्तर प्रदेश के पुरातात्विक स्थल हैं दोस्तों, आराम से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे जो हम लोग बात करना चाहेंगे दोस्तों, पाषाण काल का बात करना चाहेंगे। किसका बच्चा? पाषाण काल। तो मेरे प्यारे दोस्तों अगला जो आपकी हेडिंग होगी पाषाण काल, और आप ये भी जानते हैं दोस्तों कि पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक जो है प्यारे दोस्तों उसका नाम है पुरा पाषाण काल। दूसरा जो है दोस्तों मध्य पाषाण काल। तीसरा जो है दोस्तों उसका नाम है नव पाषाण काल। ये 3 काल हैं दोस्तों पाषाण काल के। एक पुरा पाषाण काल, एक मध्य पाषाण काल, एक नव पाषाण काल। आपको ध्यान ये रखना है कि पुरा पाषाण काल में उत्तर प्रदेश के कौन से पुरातात्विक स्थल प्राप्त हुए हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे मध्य पाषाण काल में उत्तर प्रदेश के कौन से पुरातात्विक स्थल प्राप्त हुए हैं, और लास्ट में हम लोग ये देख लेंगे नव पाषाण काल से कौन से पुरातात्विक स्थल उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। क्योंकि दोस्तों हम लोग उत्तर प्रदेश विशेष देख रहे हैं, तो जो भी बातें होंगी उत्तर प्रदेश के ही बारे में बातें होंगी। तो हेडिंग बना लीजिए दोस्तों, पुरा पाषाण काल में उत्तर प्रदेश के पुरातात्विक स्थल, ये होगी आपकी हेडिंग। हेडिंग क्या बनाएंगे दोस्तों? पुरा पाषाण काल में आप हेडिंग बनाइएगा पुरा पाषाण काल में यूपी के पुरातात्विक स्थल, ये आपकी होगी हेडिंग। पूरा पाषाण काल में यूपी के पुरातात्विक स्थल आपको देखना है दोस्तों, ये होगी आपकी हेडिंग। उसके बाद 1 बाय 1 हम लोग देखेंगे प्यारे दोस्तों। अब पूरा पाषाण काल में उत्तर प्रदेश के कौन कौन से पुरातात्विक स्थल हैं, इस पर हम लोग बात करना चाहेंगे दोस्तों। तो सबसे पहला मैं नाम रखूँगा बेलन नदी घाटी। मेरे प्यारे दोस्तों उत्तर प्रदेश के 3 जिलों से प्रवाहित होती है बेलन नदी घाटी।
एक तो दोस्तों सोनभद्र, सोनभद्र, दूसरा प्यारे बच्चा सोनभद्र हो गया, प्रयागराज, प्रयागराज, तीसरा मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर। बेलन नदी घाटी प्यारे दोस्तों उत्तर प्रदेश के 3 जिलों से प्रवाहित होती है, सोनभद्र, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर। और बेलन नदी घाटी प्यारे दोस्तों पूरा पाषाण काल में उत्तर प्रदेश का पुरातात्विक स्थल है। तो मेरे दोस्तों यहाँ से एक अच्छा प्रश्न एग्जामिनर बनाता है, प्रयागराज से आपको ध्यान देना है। मेरे प्यारे दोस्तों प्रयागराज जो कि बेलन नदी घाटी प्रयागराज से होकर प्रवाहित होती है, प्रयागराज में प्यारे बच्चा एक पुरातात्विक स्थल की खुदाई की गई दोस्तों, जो नेतृत्व किया गया प्यारे बच्चा जी.आर. शर्मा के अकॉर्डिंग, जी.आर. शर्मा, जी.आर. शर्मा, जी.आर. शर्मा। मेरे प्यारे दोस्तों जी.आर. शर्मा के नेतृत्व में प्रयागराज में प्यारे दोस्तों खुदाई की गई, उसका नाम है लोहदा नाला, लोहदा नाला। ये प्रश्न कई एग्जाम में बन चुका है दोस्तों कि लोहदा नाला कहाँ स्थित है दोस्तों, तो प्रयागराज बेलन नदी घाटी का अवशेष है। जी.आर. शर्मा के नेतृत्व में इसकी खुदाई की गई दोस्तों। लोहदा नाला से क्या प्राप्त हुआ है, ये बड़ा सवाल है दोस्तों। तो आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों, हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा यहाँ से प्राप्त हुई है, यानी कि अस्थि से बनी मातृ देवी की प्रतिमा यहाँ से मिली है दोस्तों। ये प्रश्न कई एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसको आप जरूर लिखिएगा दोस्तों, अस्थि से बनी या हड्डी से बनी दोस्तों, अस्थि से बनी मातृ देवी की प्रतिमा यहाँ से मिली है, मातृ देवी की प्रतिमा मिली है दोस्तों, प्रतिमा। ये आपको ध्यान देना दोस्तों, ये एग्जाम में कई बार प्रश्न बन चुका है। मेरे प्यारे दोस्तों पूरा पाषाण काल में हम लोग देख रहे हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश के पुरातात्विक स्थल बेलन नदी घाटी को हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं। बेलन नदी घाटी उत्तर प्रदेश के 3 जिलों से प्रवाहित होती है, सोनभद्र, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर। और इसी बेलन नदी के घाटी यानी प्रयागराज में दोस्तों जी.आर. शर्मा के नेतृत्व में खुदाई की गई, जिसको क्या मिला दोस्तों, लोहदा नाला। और इस लोहदा नाला से क्या मिला बच्चा, तो अस्थि यानी कि हड्डी से बनी मातृ देवी की प्रतिमा मिल रही है दोस्तों। 100 बार एग्जामिनर ये प्रश्न बना चुका है दोस्तों। मेरी कोशिश है कि यूपी के जितने भी एग्जाम आप देने जाएं तो फिर प्रश्न आपका ना छूटने पाए, सारे प्रश्न हैंडल करके आओ एग्जाम हॉल में, ये मेरी कोशिश है दोस्तों। तो पहला आपने देखा बेलन नदी घाटी, और प्रयागराज से क्या मिला बच्चा, लोहदा नाला। जी.आर. शर्मा के नेतृत्व में खुदाई की गई, यहाँ से क्या प्राप्त हुआ, अस्थि से बनी मातृ देवी की प्रतिमा। दूसरा पॉइंट देखिएगा दोस्तों, दूसरा चीज यहाँ से क्या मिल रहा है, पहला तो बेलन नदी घाटी, दूसरा ध्यान दीजिएगा प्यारे दोस्तों चंदौली का चकिया यहाँ से मिल रहा है, चंदौली का चकिया, चंदौली का चकिया, चंदौली का प्यारे दोस्तों चकिया मिला है यहाँ से दोस्तों। तीसरा चीज क्या मिल रहा है, सोनभद्र का सिंगरौली, सोनभद्र का सिंगरौली, सिंगरौली, सोनभद्र का प्यारे दोस्तों सिंगरौली। ये 3 पुरातात्विक स्थल है दोस्तों जो पूरा पाषाण काल में प्राप्त हुए, वो भी कहाँ, उत्तर प्रदेश के दोस्तों। तो ये बिल्कुल ना भूलना, बेलन नदी घाटी के प्रयागराज से प्यारे दोस्तों जी.आर. शर्मा के नेतृत्व की खुदाई में लोहदा नाला से प्यारे बच्चा अस्थि से बनी मातृ देवी की प्रतिमा मिली, चंदौली का चकिया प्यारे बच्चा, और सोनभद्र का सिंगरौली, ये पूरा पाषाण काल में उत्तर प्रदेश के पुरातात्विक स्थल प्राप्त हुए हैं दोस्तों। इसके बाद जो हम लोग बात करेंगे दोस्तों मध्य पाषाण काल का बात करेंगे। तो मेरे दोस्तों जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकता है। उसके बाद हम लोग जो दूसरा सेशन देखेंगे इसके जस्ट बाद वाला मध्य पाषाण काल का, आगे हटाते हैं दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं मध्य पाषाण काल। दूसरा डाल दीजिएगा प्यारे दोस्तों, मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में उत्तर प्रदेश के पुरातात्विक स्थल। ठीक है प्यारे दोस्तों, मध्य पाषाण काल के तहत उत्तर प्रदेश में कौन कौन से पुरातात्विक स्थल प्राप्त हुए हैं, अगली बात हम लोग इसी पर करना चाहते हैं दोस्तों। तो आप सबसे पहले नहीं भूलिएगा दोस्तों प्रतापगढ़ को। किसको दोस्तों, प्रतापगढ़। आप तो जानते हैं आंवला नगरी के नाम से जाना जाता है प्रतापगढ़ को, आंवला नगरी।
प्रतापगढ़ से प्यारे बच्चा 3 प्लेस प्राप्त हुए हैं, इसको जरूर ध्यान देना प्यारे दोस्तों। प्रतापगढ़ से 3 स्थान प्राप्त हुए हैं प्यारे दोस्तों, इस पर जरूर आपको ध्यान देना है। सराय नाहर राय, सराय नाहर राय, सराय नाहर राय, महदहा, महदहा प्यारे दोस्तों, महदहा, महदहा, और तीसरा बच्चा दमदमा, दमदमा। ये 3 स्थान प्राप्त हुए हैं प्यारे दोस्तों प्रतापगढ़ से। सराय नाहर राय से क्या मिला दोस्तों, महदहा से क्या मिला, दमदमा से क्या मिला। आए दिन एग्जामिनर यहाँ से प्रश्न बना रहा है दोस्तों, ये चीज़ें अपने माइंड में अच्छे से रखना है दोस्तों। सराय नाहर राय से प्यारे दोस्तों हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए। अभी रिसेंटली यूपीएससी ने प्रश्न पूछा था उत्तर प्रदेश के बच्चा सराय नाहर राय से, उसमें एग्जाम में ये प्रश्न पूछा था मृगश्रृंगी आभूषण का साक्ष्य कहाँ से मिला दोस्तों। तो यहाँ से हड्डी पूछ ले, अस्थि पूछ ले या मृगश्रृंगी पूछ ले दोस्तों, कहने का मतलब आभूषण के जो साक्ष्य मिले हैं सराय नाहर राय से मिले हैं। तो दोस्तों हड्डी से बने, हड्डी यानी कि अस्थि से बने आभूषण के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। आभूषण, आभूषण के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं दोस्तों, सराय नाहर राय से। बहुत अच्छा प्रश्न ये बनता है दोस्तों, विशेष ध्यान देना। अस्थि से बने आभूषण, हड्डी से बने आभूषण या मृगश्रृंगी यानी कि प्यारे दोस्तों हिरण के सींग से बने आभूषण का साक्ष्य कहाँ से मिला, तो आपको बताना है प्यारे दोस्तों सराय नाहर राय। कहाँ दोस्तों, प्रतापगढ़ में। सर महदहा से क्या मिला दोस्तों, ये भी एक अच्छा प्रश्न है दोस्तों। ह्यूमन स्कल, मानव कंकाल के अलावा क्या मिलता है प्यारे दोस्तों, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। यहाँ से प्यारे दोस्तों आप देख सकते हैं मानव कंकाल, मानव कंकाल यानी कि ह्यूमन स्कल, महदहा से प्यारे बच्चा ध्यान देना। के अलावा दोस्तों आपको एक चीज और ध्यान देना है दोस्तों, मानव निवास के संबंध में यहाँ स्तंभ गर्त प्राप्त हो रहा है दोस्तों। स्तंभ गर्त ये जरूर ध्यान देना दोस्तों, ये भी स्टेट कमीशन का प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का वह कौन सा पुरातात्विक स्थल है जहां स्तंभ गर्त की प्राप्ति हुई थी दोस्तों। स्तंभ गर्त का मतलब ये है प्यारे दोस्तों, जैसे वर्तमान का बंकर जो है, आपने सुना होगा न्यूज़पेपर वगैरह में सुना होगा कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान की सेना के 20 बंकर तबाह कर दिए। बंकर का मतलब ये होता है दोस्तों जब जमीन के नीचे जो हम लोग निवास करते हैं। ऐसे प्राचीन भारत में स्तंभ गर्त के नाम से जाना जाता था। प्राचीन भारत के लोग जानवरों से बचने के लिए दोस्तों जमीन के नीचे पिलरों पर छोटे मोटे घास फूस के घर बनाकर रहा करते थे, उसका नाम था स्तंभ गर्त। स्तंभ गर्त या मानव कंकाल की जो प्यारे बच्चा साक्ष्य मिले हैं महदहा प्रतापगढ़ से मिला है दोस्तों। और हड्डी से बने आभूषण का जो साक्ष्य मिला है ये सराय नाहर राय प्रतापगढ़ से मिला। तो आप पूछे सर दमदमा से क्या प्राप्त हुआ है, दमदमा से मैं बता देना चाहूँगा दोस्तों 41 जोड़े मानव के सवाधान का प्राप्त हुआ। सवाधान का मतलब प्यारे बच्चा दफनाने का जो साक्ष्य मिला है, ठीक है दोस्तों। तो 41 जोड़े सवाधान, सवाधान का साक्ष्य, ठीक है प्यारे दोस्तों। 41 जोड़े सवाधान का साक्ष्य कहाँ से मिला है दोस्तों, तो दमदमा से। ये तीनों प्लेस अपने आप में बेहद ही इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों। एक बार मैं रिकॉल कर देता हूँ। मध्य पाषाण काल में दोस्तों प्रतापगढ़ के 3 स्थल प्राप्त हुए हैं। सराय नाहर राय, हड्डी से बने आभूषण के साक्ष्य मिले। महदहा से बच्चा मानव कंकाल के अलावा मानव निवास के संबंध में स्तंभ गर्त प्राप्त हुआ दोस्तों। स्तंभ गर्त के बारे में मैं बता दिया दोस्तों कि ये जानवरों से बचने के लिए प्राचीन काल के लोग जमीन के नीचे पिलरों पर छोटे मोटे घास फूस के घर बनाकर निवास करते थे, उसको स्तंभ गर्त के नाम से जानते थे। दमदमा से जो मिला दोस्तों 41 जोड़े सवाधान का साक्ष्य मिला, यानी कि दफनाने का साक्ष्य मिल रहा है दोस्तों। तो ये तीनों प्लेस बड़े अच्छे से आप दिमाग में रखना दोस्तों, आए दिन एग्जामिनर यहाँ से प्रश्न बना लेता है। तो फिर आप हमसे पूछेंगे सर मध्य पाषाण काल में और कहीं से कुछ मिला दोस्तों, तो मैं बताना चाहूँगा आप लोगों से दोस्तों, ये तो प्रतापगढ़ की बात हो गई। इसके अलावा प्यारे दोस्तों आपको मैं बताना चाहूँगा, देख लीजिए प्यारे दोस्तों, एक स्थान से और साक्ष्य मिला है दोस्तों जिसका नाम है प्यारे बच्चा
प्रतापगढ़ से ताप का सराय, नाहरराय, महदहा और दमदमा मिला प्यारे दोस्तों। उसके बाद हम लोग देख लेंगे प्यारे बच्चा नौ पाषाण काल, डाल दीजिएगा नौ पाषाण काल। नौ पाषाण काल दोस्तों, नौ पाषाण काल। नौ पाषाण काल में उत्तर प्रदेश से प्यारे बच्चा कौन से पुरातात्विक स्थल प्राप्त हुए हैं? तो ये बिल्कुल ना भूलना प्यारे दोस्तों, एक स्थान प्राप्त हुआ दोस्तों, उसका नाम है कोलडिहवा, प्रयागराज में है प्यारे बच्चा, नाम है कोलडिहवा। कोलडिहवा कहाँ है प्यारे बच्चा? प्रयागराज, यानी कि इलाहाबाद। कोलडिहवा से क्या मिला प्यारे दोस्तों? तो विशेष ध्यान देना है दोस्तों, कोलडिहवा कहाँ है बच्चा? प्रयागराज। ठीक है मेरे दोस्तों। नौ पाषाण काल में प्रयागराज का एक स्थल मिला जिसका नाम है प्यारे बच्चा कोलडिहवा। और मेरे प्यारे दोस्तों कोलडिहवा से 100 यानी 600 BC, विशेष ध्यान देना, 600 BC पुराने चावल का साक्ष्य मिला है दोस्तों, पुराने चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ये आपको ध्यान देना है दोस्तों। कोलडिहवा प्रयागराज से 600 BC यानी कि ईसा पूर्व पुराने चावल का साक्ष्य मिला है दोस्तों। कहाँ से? कोलडिहवा से। ये भी आपको प्यारे दोस्तों ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों। तो नौ पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, उत्तर प्रदेश के कौन कौन से पुरातात्विक स्थल हैं, हम लोगों ने इसको देख लिया। तो दोस्तों नोट में दो चीज़ें देखनी है आपको, नोट बनाकर दो चीज़ें आपको देख लेना है दोस्तों। नोट में लिख लीजिएगा प्यारे बच्चा, ये देख लीजिए नोट में। आप तो जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थान है प्यारे बच्चा जिसका नाम था रोपड़। सिंधु सभ्यता का एक स्थान है दोस्तों रोपड़। रोपड़ है कहाँ दोस्तों? तो आप जानते हैं रोपड़ प्यारे बच्चा पंजाब में है। कहाँ दोस्तों? पंजाब में है। रोपड़ से क्या प्राप्त हुआ था प्यारे दोस्तों? तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, मनुष्य के साथ कुत्तों को दफनाने का साक्ष्य मिला है। मनुष्य के साथ कुत्तों को दफनाने का साक्ष्य मिला, दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है दोस्तों, साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो ये भी कई बार एग्जामिनर ने प्रश्न बना चुका दोस्तों। वह कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है जहाँ कुत्तों के साथ प्यारे दोस्तों या मनुष्य के साथ कुत्तों को दफनाने का साक्ष्य मिला? तो है रोपड़। आप कहेंगे सर रोपड़ की तरह कोई और स्थान है क्या? तो जी एक स्थान है जम्मू कश्मीर का है दोस्तों, जम्मू कश्मीर का एक स्थान है दोस्त, जम्मू कश्मीर का स्थान है जिसका नाम है दोस्तों बुर्ज होम। बुर्ज होम प्यारे दोस्तों, बुर्ज होम जम्मू कश्मीर का एक स्थान है बुर्ज होम। बुर्ज होम से भी प्यारे बच्चा मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला। ये भी आपको ध्यान रहे। यहाँ से भी प्यारे दोस्तों यानी कि बुर्ज होम से भी, यहाँ से भी मनुष्य के साथ कुत्तों को दफनाने का साक्ष्य मिला दोस्तों, कुत्तों को दफनाने का साक्ष्य मिला। तो मेरे दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का दो ऐसे प्लेस हैं, एक तो रोपड़ और उसी तर्ज पर प्यारे बच्चा बुर्ज होम जो जम्मू कश्मीर में है। यहाँ पर भी प्यारे दोस्तों मनुष्य के साथ कुत्तों को दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो ये रहे प्यारे दोस्तों उत्तर प्रदेश के पुरातात्विक स्थल के बारे में हम लोगों ने बात किया। आगे जो इतिहास हम लोग देखना चाहते हैं वो महाजनपद पर बेस्ड होगा दोस्तों। तो महाजनपद आपको मैं दिखाना चाहूँगा दोस्तों, हेडिंग बना दो महाजनपद। महाजनपद मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उत्तर प्रदेश का महाजनपद हम लोग देखेंगे क्योंकि हमारा जो क्लास बेस्ड है यूपी स्पेशल पर आधारित है दोस्तों। तो अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए प्रशासनिक इकाई के क्रम से लगाइए दोस्तों। क्रम से लगाने के लिए सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए बच्चा? कुल होना चाहिए। कुल के बाद प्यारे दोस्तों ग्राम, ग्राम के बाद विश्व के बाद जन के बाद जनपद, जनपद के बाद महाजनपद। ये है दोस्तों प्रशासनिक इकाई का क्रम। प्राचीन भारत में प्रशासनिक इकाई का क्रम कई बार एग्जामिनर ने पूछ लिया है दोस्तों। तो सबसे पहले कुल,
कुल के बाद ग्राम, ग्राम के बाद विश्व, विश्व के बाद जन, जन के बाद जनपद, जनपद के बाद दोस्तों महाजनपद। तो आप अच्छी तरह जानते हैं दोस्तों दो ऐसे ग्रंथ हैं। एक तो दोस्तों अगर बौद्ध धर्म का ग्रंथ देख लिया जाए तो बौद्ध धर्म का जो ग्रंथ है प्यारे बच्चा अंगुत्तर निकाय, एवं जैन धर्म का जो ग्रंथ है दोस्तों भगवती सूत्र। अंगुत्तर निकाय एवं भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। कितने दोस्तों? 16 महाजनपदों का उल्लेख है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या कोई ऐसा ग्रंथ है जिसमें 22 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको मैं बताना चाहूँगा, आचार्य पाणिनि साहब की लिखित एक पुस्तक है अष्टाध्यायी, जो संस्कृत व्याकरण से संबंधित है। इसमें पाणिनि साहब ने 22 महाजनपदों का उल्लेख किया है। किसने दोस्तों? 22 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों महाजनपद पर हम लोग बात करेंगे, लेकिन प्रशासनिक इकाई आपके सामने कुल, ग्राम, विश्व, जन, जनपद एवं महाजनपद। आगे जो हम लोग बात करेंगे दोस्तों महाजनपद से जो प्रश्न बनते हैं थोड़ा देख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोगों को लिखना है दोस्त कुछ इस तरह से आप लिख लीजिए। तो आप लिखिएगा दोस्तों पहला पॉइंट यहाँ पर, बौद्ध धर्म का या बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय एवं जैन धर्म के भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। महाजनपदों का उल्लेख है जिसमें 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश, यही आपको ध्यान देना है, उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तो मेरे प्यारे दोस्तों बौद्ध धर्म का अंगुत्तर निकाय, जैन धर्म के भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। इन 16 महाजनपदों में 8 महाजनपद का संबंध किससे है दोस्तों? उत्तर प्रदेश से है। इसी 8 महाजनपदों के नाम आपको पता होना चाहिए, उसकी राजधानी आपको पता होना चाहिए, साथ ही साथ उसका आधुनिक नाम भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। आए दिन उत्तर प्रदेश के जो भी एग्जाम हो रहे हैं दोस्तों, इसी 8 महाजनपद का नाम, उसकी राजधानी और आधुनिक नाम मैं बताकर आज का क्लास ओवर करूंगा दोस्तों। तो लेकिन एक प्रश्न मेरा जो यहाँ पर ये था दोस्तों, आचार्य पाणिनि साहब की पुस्तक अष्टाध्यायी जो थी प्यारे बच्चा, इसमें 22 महाजनपदों का उल्लेख था। ये भी थोड़ा ध्यान रहे, इस बात को नोट डालकर लिख लेना, नोट में लिखिएगा दोस्तों इस बात को, नोट में पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी में 22 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। महाजनपदों का उल्लेख मिलता है दोस्तों, उल्लेख मिलता है। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए दोस्तों। वैसे तो बौद्ध धर्म का अंगुत्तर निकाय, जैन धर्म के भगवती सूत्र में मात्र 16 महाजनपद, इसी को इतिहासकार दोस्तों प्रूफ भी मानते हैं। इस 22 महाजनपद के जो प्रस्ताव को नकार दिया गया दोस्तों, जिसमें 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं दोस्त, ये आपको भली भांति पता होना चाहिए। उसी बात को हम लोग देखना चाहेंगे। इसको हटाते हैं दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकते हैं, उसके बाद हटाते हैं दोस्तों। अगर हम लोग को देखना है 8 महाजनपद, उसकी राजधानी और उसके आधुनिक नाम, यही आपको अच्छे से देखना है। उत्तर प्रदेश के प्यारे दोस्तों 8 महाजनपद, मैं यहाँ महाजनपद दिखाता हूँ दोस्तों, महाजनपद, और उसकी राजधानी क्या थी और आधुनिक नाम क्या है, यानी कि आधुनिक क्षेत्र कौन सा है दोस्तों, वर्तमान में उसको किस नाम से जाना जा रहा है, इसी को आपको देखना है दोस्तों। उत्तर प्रदेश के 8 महाजनपद, ये होगी आपकी हेडिंग। पहला देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर काशी,
पहले मैं महाजनपद दिखा दे रहा हूँ, फिर राजधानी दिखा दे रहा हूँ, फिर आधुनिक क्षेत्र दिखा दे रहा हूँ, या साथ ही साथ काशी। दूसरा दोस्तों आपको पता है कौशल, वत्स, मल्ल, पांचाल, सूरसेन, काशी है, कौशल है, वत्स है, मल्ल है, पांचाल है, सूरसेन है। दो और है प्यारे दोस्तों, उस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। वत्स, कुरु हो गया दोस्तों। एक और बच रहा काशी, कौशल, वत्स, मल्ल, पांचाल, सूरसेन, कुरु। पहले इसकी राजधानी लिख लेते हैं, तब तक याद भी हो जाएगा। काशी की राजधानी दोस्तों वाराणसी थी, वाराणसी। और आधुनिक क्षेत्र आप तो जानते हैं वाराणसी के ही नाम से जाना जाता है। वाराणसी के आसपास का क्षेत्र, आसपास का क्षेत्र दोस्तों, के आसपास का क्षेत्र। कौशल की जो राजधानी थी दोस्तों, देखो यूपी पुलिस में प्रश्न भी बना था, श्रावस्ती। अयोध्या के आसपास का क्षेत्र, अयोध्या के आसपास का क्षेत्र। वत्स, कौशाम्बी। प्रयागराज यानी इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र, इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र। मल्ल प्यारे बच्चा, मल्ल की राजधानी क्या थी? मल्ल, कुशावती या कुशीनगर, कुशावती या कुशीनगर, कुशावती दोस्तों या कुशीनगर। देवरिया का क्षेत्र। पांचाल दो भागों में विभक्त था दोस्तों, इसको अभी नोट करके लिख ले सकते हैं, या मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ। एक तो बच्चा उत्तरी पांचाल, एक बच्चा दक्षिणी पांचाल। अगर आपसे पर्टिकुलर ये प्रश्न पूछ ले कि उत्तरी पांचाल की राजधानी क्या थी बच्चा, तो अहिच्छत्र। इसको मैं दूसरे पेन से लिख दे रहा हूँ, अहिच्छत्र दोस्तों, अहिच्छत्र उत्तरी पांचाल की राजधानी थी। दक्षिणी पांचाल की राजधानी क्या थी दोस्तों? दक्षिणी पांचाल की कामपिल्ल, ये थी दोस्तों कामपिल्ल, दक्षिणी पांचाल की राजधानी। सूरसेन की राजधानी क्या थी दोस्तों? मथुरा। दोस्तों इन दोनों का मैं क्षेत्र भी लिख दे रहा हूं, बरेली एवं बदायूं का क्षेत्र, बदायूं का क्षेत्र। मथुरा तो आप ही जानते हैं, मथुरा का क्षेत्र। कुरु की जो राजधानी थी बच्चा इंद्रप्रस्थ, क्या थी दोस्तों? खूब पूछा गया दोस्तों, इसको जरूर ध्यान देना। इंद्रप्रस्थ दोस्तों दिल्ली के आसपास का क्षेत्र, दिल्ली के आसपास का क्षेत्र। ठीक है भैया, एक बच्चा आपका, उसका नाम है चेदी दोस्तों, चेदी दोस्तों, चेदी की राजधानी थी दोस्तों शक्तिमती, ये राजधानी थी दोस्तों। और ये बुंदेलखंड का क्षेत्र, तो मेरे दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश, मथुरा का क्षेत्र, बरेली एवं बदायूं का क्षेत्र, दिल्ली के आसपास का क्षेत्र, बुंदेलखंड का क्षेत्र, देवरिया का क्षेत्र। देवरिया हो गया दोस्तों आसपास का क्षेत्र, दोस्तों आसपास का क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, तो ये 8 महाजनपद थे उत्तर प्रदेश से संबंधित थे। काशी,
की राजधानी वाराणसी। एक बार रिकॉल कर देते हैं दोस्तों, ये 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश के दोस्तों। काशी की राजधानी वाराणसी, आधुनिक नाम वाराणसी के आसपास का क्षेत्र। कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। अयोध्या, इसको बच्चा इक्ष्वाकु भूमि के नाम से भी जानते हैं, इक्ष्वाकु भूमि, ये भी ध्यान रहे, अयोध्या को इक्ष्वाकु भूमि के नाम से भी जानते हैं। वत्स की राजधानी कौशाम्बी, इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र। मल्ल की राजधानी कुशावती या कुशीनगर, जो भी ऑप्शन में मिल जाए। देवरिया के आसपास का क्षेत्र। पांचाल 2 भागों में विभाजित था बच्चा, एक उत्तरी पांचाल, एक दक्षिणी पांचाल। अगर आपसे पूछे कि उत्तरी पांचाल की राजधानी क्या थी तो आप बताइएगा अहित छत्र, और दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल। दोस्तों बरेली एवं बदायूं के आसपास का क्षेत्र। सूरसेन, ना भूलिएगा दोस्तों, सूरसेन की राजधानी मथुरा थी, मथुरा के आसपास का क्षेत्र। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, कई बार एग्जामिनर ये प्रश्न बना चुका है दोस्तों, स्टार वगैरह लगा लेना। कुरु की राजधानी क्या थी बच्चा, इंद्रप्रस्थ, दिल्ली के आसपास का क्षेत्र। और लास्ट में चेदी, चेदी की जो राजधानी थी बच्चा शक्तिमती, बुंदेलखंड के आसपास का क्षेत्र था प्यारे दोस्तों। तो इस प्रकार 8 महाजनपद किससे संबंधित थे, उत्तर प्रदेश से। 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है दोस्तों भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय में। और 8 महाजनपद कहाँ से आते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश से आते हैं। सबकी राजधानी, महाजनपद और उसके आधुनिक नाम आपके सामने हैं। आगे दोस्तों अगले सेशन में मैं फिर कंटिन्यू रखूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद सो मच, थैंक यू।